हाय फ्रेंड्स, खबर इंडिया और एबीसीडी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम आपके साथ फिर से रूबरू हो रहे हैं, ये एक बिल्कुल बहुत ही खास पॉडकास्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, और हमारे साथ आज विशिष्ट गेस्ट है जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है और देश की प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर है। हमारे साथ है डॉक्टर मधुप्रिया जी। मधुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मधुप्रिया जी ने पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी की हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने पिछले कई दिनों में 12-13 साल से वो इस फील्ड में हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस उन्होंने की हैं। तो मधु मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आप क्या मानती हैं, ये चीज़ क्या है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मैं कहूँगी प्योरली साइंस है। जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली सीखना, तो मुझे लगता था कि क्या ये छोटा सा चार्ट होता है, जैसे आम लोगों को लगता होगा कि ये क्या है और इसमें से कैसे लोग बताते हैं। तो ये चार्ट जो होता है, ये नेटल चार्ट होता है। जब हमारा जन्म होता है उस समय की जो नेटल चार्ट होती है वो हम इसमें बनाते हैं, और उस प्लैनेट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जैसे एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमी को लोग साइंस मान रहे हैं और उसकी पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में। अभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कम है, बट मैं चाहूँगी कि इसे भी साइंस के रूप में देखा जाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे जो स्टार्स का इफेक्ट होता है वो एस्ट्रोलॉजी ही प्रिडिक्ट कर सकता है। ओके जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये साइंस है, जैसे एस्ट्रोनॉमी है वैसे ही एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल है। 100% साइंस है। ओके जी। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट योग क्या होता है? देखिए, बेस्ट योग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस समय की मैं बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है शस्य योग अगर आपका है किसी की कुंडली में, जो शनि के कारण बनता है। शनि अगर अपनी राशि में है, उच्च राशि में है और केंद्र में है, ठीक है, या नवम स्थान में, तभी ये योग बनता है, और कोई ऐसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो साथ में। ठीक है, तो ये योग बनता है। और वो योग, क्योंकि वो योग होता है मेहनती इंसानों का। ठीक है, आप ज़्यादातर जो देखेंगे, आप चाहे आप रतन टाटा की कुंडली देखें, चाहे आप अंबानी की कुंडली देखें, है ना, तो ये योग है ही है, क्योंकि वो अपने मेहनत से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत, ममता बनर्जी की कुंडली है तो उनकी कुंडली में भी शस्य योग भी है। ठीक है, बहुत सारे योग हैं उनकी कुंडली, उनका गुरु भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है। तो इस तरह से योग तो है ही है। ये बात अलग है, जैसे अभी आपने बताया कि एक टाइम चल रहा था, तो उनका टाइम चल रहा था, उनका शस्य योग था, और 19 साल से उनका जो है टाइम चल रहा था, राजयोग चल रहा था। तो देखो, राजयोग था, अभी सडन उनका बुध की दशा स्टार्ट हुई, और आप देख लीजिए बुध ग्रहण योग में है, तो सभी कुछ चेंज हो गए। तो ये योग ही जो है आपको बनाता भी है। और तो आप शस्य जो योग बताया आपने, दैट इज राइट नाउ इज द बेस्ट। हाँ, अभी क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, कुंभ युग भी ऐसे कहते हैं, तो शनि प्रधान लोग बहुत राइज करते हैं। आपने ममता बनर्जी का नाम ले ही लिया है, और ममता बनर्जी की जो रील आपने बनाई थी वो काफी वायरल भी है, और जो प्रेडिक्शन आपने दिया था, और इलेक्शन से पहले आपने प्रेडिक्शन दिया था कि भाई मुझे ममता बनर्जी जीतती हुई या कंटिन्यू करती हुई नहीं दिखाई देती है। अगर हम इसी चीज को एक्सट्रापोलेट करते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है, और काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी के लिए काफ़ी प्रेडिक्शंस आई हैं कि अब जो उनका टाइम आएगा 2026 और 27, मुझे तो नहीं पता, आप लोग एक्सपर्ट हैं उसकी, कि वो थोड़ा सा अब उनके लिए कष्टकारी टाइम हो सकता है। आप क्या इस चीज़ को मानती हैं, और आगे का टाइम मोदी जी के लिए कैसा होगा? देखिए, 2028 के बाद का टाइम, यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ठीक है, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड सिनेरियो हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो ये बहुत सारी चीज़ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगी, चेंजेस दिखेंगे आपको, और इंडियन पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका टाइम खराब आने वाला है। देखिए, पंचम का राहु, मतलब मैंने जैसे अभी कहा ना कि वो हम जहाँ सोच नहीं रहे हैं शायद वो वहाँ रूल कर रहे होंगे, बट यहाँ पर है कि चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, खराब समय नहीं है, बट चेंजेस दिखने लगेंगे पोजीशंस में। ओके तो मतलब आप क्या मानती हैं, आप जो उनकी कुंडली देख रही हैं, देखी अगर आपने, तो उनकी कुंडली में क्या वो प्राइम मिनिस्टर का जो ये पद है उसको आगे, अभी 3 साल है नेक्स्ट इलेक्शन में,
और उसको आगे कंटिन्यू होते हुए देखती है या नहीं देखती है? देखिए मैं ये कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि डिसकंटिन्यू, लेकिन हाँ वो उनकी एक पोजीशन बनी रहेगी, ठीक है। वो लीडरशिप से तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राहु आ रहा है, तो राहु तो मतलब पॉलिटिशियंस का भी पॉलिटिशियन होता है, तो ऐसा कुछ होगा। बट हाँ ये वो अपने हेल्थ से थोड़ा सा वो परेशान हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है। राहु पंचम थोड़ा हेल्थ को लेके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परेशान हो सकते हैं, और वो चाहेंगे कि मैं कोई और बोल्ड पर्सनालिटी को देश के लिए खड़ा करूं, तो इस तरह की कुछ भावनाएं आ सकती हैं। बट वो अभी लंबे समय तक हैं हमारे। नहीं, भावनाएं आ सकती हैं, एक चीज है। आप ये कह रही हैं कि ही विल मेक अ वे फॉर समबडी एल्स? हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो बिल्कुल। कि पीएम कोई और बने। हाँ कोई और बन सकता है, ठीक है। संभावना या मैं ये बोलूं कि देखिए मैंने जैसे कहा अभी शनि भी ट्रांजिट होने वाले हैं, तो बहुत सिनेरियो, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। और ये कब की बात कर रही हैं आप? ये 2027 जून में शनि चेंज होंगे, 2027 ठीक जून, है। और 2.5 साल तक मेष राशि में ही ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। तो 29 और 30 का जो सिनेरियो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो मोदी जी के लिए भी अलग होगा, इस देश के लिए भी अलग होगा? इस देश के लिए भी अलग होगा, ठीक है। जी हाँ। हाँ। मैं मुझे जहां तक लगता है मतलब काफी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं सोच रहे हैं, वो आगे आएंगे, यूथ आगे आएगा और ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि वृष राशि में उस समय शनि का ट्रांजिट होगा और वो शुक्र की राशि है, तो ऐसा वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैम हम नोएडा में हैं, नोएडा में ये शूट कर रहे हैं। अगर हम मोदी जी की बात कर रहे हैं और हम यूपी में बैठ के योगी जी की बात नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है कि वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। योगी जी के बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है, और आपने उनकी अगर कुंडली देखी है तो वो क्या बताती है? योगी जी की कुंडली में देखिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, और अभी 28 में उनकी सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है, जो कहीं नहीं तो कहीं उनकी पोजीशन से कोई हायर पोजीशन में जाने की बात है। मे बी वो दिल्ली आ जाएं, मे बी सेंट्रल संभालना पड़े, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर यूपी तक सीमित नहीं रहेंगे। 28 में ये बहुत आगे ही जाएंगे, आगे जाने की पूरी दिखती है इनकी। अच्छा मैम, आप ये कह रही हैं कि 2028 में, दैट मीन्स 2027 का जो यूपी इलेक्शन है वो योगी जी, आप ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि वो इजीली आराम से जीत जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी योगी जी ही आएंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। उनका अच्छा टाइम चल रहा है, और जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी अगर कुंडली से हम बात करें, ठीक है, तो भी यहाँ पर कहीं कुछ नहीं दिखता, ठीक है। कोई ऐसा नहीं दिखता हुआ शख्स है जहां पर देखते हैं कि कोई राजयोग है या किसी का टाइम ऐसा आ गया है जो उनको पीछे कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तो योगी जी ही आएंगे, वो तो 100% है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी 2028-29 में, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। मतलब आप ये कह रही हैं 27 में सीएम वो बन जाएंगे? जी हाँ, जी अच्छा, हाँ। सीएम वो पक्का बन जाएंगे 27 में। एक होता है कि इलेक्शन जीतना, क्योंकि देखिए मैं पॉलिटिकल कवर करता हूँ, पॉलिटिकल नॉलेज भी है मुझे, तो ये तो चल रहा है कि ये तो अनाउंस हो चुका है कि योगी जी ही फेस होंगे, योगी जी फेस होंगे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद फिर सिचुएशन कैसी बनती है? विधायक दल का नेता चुना जाता है, देन सीएम वो बनेंगे, तो आप ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि 2027 में सीएम वही बनेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 28 में ये चेंज आ सकता है? हाँ, 28 में कुछ ऐसा इमरजेंसी आए या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको आना पड़े, दिल्ली आना। ये पॉजिटिव इमरजेंसी होगी या नेगेटिव इमरजेंसी? देखिए मैं कहूंगी उनके लिए तो पॉजिटिव ही होगी, उनका तो सूर्य चल रहा होगा, और उन्हें हायर अभी जहां है उनसे बहुत ऊंचे कदमे उनको जाना ही पड़ेगा, बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आएगी और एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल वो प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तो 100% है ही प्रेडिक्शन। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि मुझे ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्या आप आने वाले टाइम में जो कुंडली आपने देखी है, क्या योगी जी को प्राइम मिनिस्टर की तरह एलिवेट होते हुए देखती है? देखिए अभी तक जो मैंने कुंडली देखी है, ठीक है, अगर आप और भी जो भी अभी हैं और जिनकी मैं बात करूं, तो वहां पर योगी जी के अलावा मुझे अभी कोई कुंडली नहीं दिख रही है कि जहां हम ये सोच सकें कि इस
पद पे, इस रिस्पॉन्सिबल पद पे, या फिर कोई ऐसा समय है ना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेरे पास कुंडली नहीं आई है, और ऐसा मुझे नहीं लगता अभी कोई व्यक्तित्व या उसमें हम ये करें कि उनका कोई ऐसा योग चल रहा है जो देश को संभाल सके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का ही अभी कुंडली ऐसा है, उतनी पावरफुल है। जी हाँ, उतनी पावरफुल है। और ये कब होता हुआ देख रही हैं? क्योंकि आपने ये बोला कि 28 में आप उनको दिल्ली आते हुए देखती हैं, बट पीएम पद पे अगर वो कल को ये ट्रांजिशन होता है तो वो टाइम आप कब होता हुआ देखती हैं? देखिए, शनि का जैसे मैंने कहा 2030 में ट्रांजिट होगा लगभग वृष राशि में। तो यहाँ पर दो चीजें दिखती हैं, या तो कोई फीमेल या फिर योगी जी, क्योंकि और फीमेल भी आ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शनि शुक्र की राशि में आएंगे, शनि शुक्र की राशि में आएंगे। अब यहाँ पर अभी 5 साल के बाद कौन कौन चेहरा आ सकते हैं ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब वो आएंगे उन पे भी हम एनालिसिस करेंगे और जरूर इलेक्शन के पहले आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने ये प्रेडिक्शन जो दिया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये कह रही हैं कि योगी जी का जो कंपटीटर हो सकता है जी, वो कोई फीमेल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सेम पार्टी की बीजेपी से होगा? बीजेपी की अगर कुंडली आपने देखी बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए शनि शुक्र की राशि में आएंगे, और अभी तक आपने देखा है कि बीजेपी फीमेल्स को बहुत प्रमोट करती है। हाँ, तो प्रेसिडेंट है तो पीएम भी। हाँ, नहीं मतलब आप तो बहुत जनरलाइज बात कर रही है कि नहीं वो करती है। जब आप कह रही हैं कि अगर किसी फीमेल की इतनी ये मैं शनि के ट्रांजिट के हिसाब से कह रही हूँ, क्योंकि वृष राशि की हमारे भारतवर्ष की भी कुंडली है। ठीक है, और वृष राशि में जैसे अभी आपने सुना कि मोदी जी ने कहा कि भाई सोना अभी 1 साल तक आप लोग शादी में ना लें, है ना, वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये सारी चीजें कहीं नहीं तो कहीं ये इंडिकेट कर रही है, अब मैं इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ूंगी क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि शनि अपने नीच राशि में जाने वाली है, जहाँ पर हमें इकोनॉमिक सेटबैक या हमें बहुत कॉशन अभी से प्रिकॉशनरी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि भाई 2 साल बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए आज मई 2026 में ये बोल रही हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली ये दिख रहा है कि अगले 2 साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत कष्टकारी होगा। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, कष्टकारी या बहुत कष्टकारी? कष्टकारी मैं कहूंगी। अच्छा? टफ होने वाला है, लेकिन क्योंकि देखिए कष्टकारी मैम कोविड का टाइम भी था। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सिचुएशन उससे खराब होगी या वैसे ही होगी? फाइनेंशियली मैं कहूंगी कि कष्टकारी हो सकता है। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, साथ में आप देखोगे कि क्राइसिस हो सकती है, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि युद्ध का माहौल है ना, और डीजल पेट्रोल, ये बहुत सारी चीजें होने वाली है मेष राशि का जब शनि आएगा। लेकिन ये 2 साल तक चलेगा? ये 2 साल ऑब्वियसली चलेगा। शनि 2 साल में रहेंगे, अभी 2 साल में बहुत कुछ होना है। ठीक है, लेकिन हमें वेट करना है 2028, जैसे मैंने कहा कि ठीक है 28 में कुछ चीज़ें और चेंज होगी, और 30 में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, शांत हो जाएंगे सब चीज़ें, और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और वृष राशि में जब शनि आएंगे तो हमारे भारतवर्ष की कुंडली में लग्न में आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब आपने 2 पर्सनैलिटीज़ की बात कर दी तो तीसरी, क्योंकि पॉलिटिकली अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो करंट बंगाल इलेक्शन था, उसको अमित शाह जी के लिए एक जिसे कहते हैं कि इट्स अ माइलस्टोन फॉर हिम। और ये बोला भी जा रहा था कि जो काम जिस लीडरशिप, जिस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के साथ उन्होंने वो काम किया, उन्होंने अपने आप को प्लेस कर दिया है कि ही इज़ द बेस्ट सूटेड पर्सन फॉर द टॉप जॉब। ठीक है, कल को बहुत सारे लोग उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता हुआ देख रहे हैं पॉलिटिकली। ठीक है, मैं अगर कुंडली वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज आपसे पूछता हूं कि अमित शाह जी को आप इस पूरे सिनेरियो में कैसे देखती हैं? क्या वो कभी पीएम बन पाएंगे? देखिए, अमित शाह जी की कुंडली की बात करूं तो उनका जो सबसे अच्छा योग है वो शत्रुहंता योग है, शनि की वजह से। जहां भी वो बैठ जाते हैं वहां शत्रुओं का विनाश करके ही छोड़ेंगे। अच्छा जी। ठीक है, ये एक अलग योग है, चाणक्य वाला योग है, ये एक अलग योग है। परंतु अगर ऐसा कोई मैं राजयोग की बात करूं, ठीक है, तो वो अभी मुझे नहीं ऐसा दिखता है कि कमिंग टाइम में ऐसा कुछ उनका योग आ रहा है, तो ऐसा नहीं दिखता मुझे अभी। अच्छा जी, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अमित शाह कभी इंडिया के पीएम नहीं बन पाएंगे? अभी तो नहीं दिखता है मुझे। अभी नहीं मैम, कभी? नहीं, अभी तो कोई नहीं बन रहा। नहीं, हाँ, मैं ये कह रही हूँ। अभी मैंने एक मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा नहीं 2034 तक की सीट खाली नहीं है, 34 तक भी मोदी जी रहेंगे। हाँ, तो वो तो एक चीज है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से नहीं, मुझे
पीएम के लिए जो कॉम्बिनेशंस चाहिए वो नहीं दिखती हैं उनकी कुंडली। अच्छा मैम, ग्रहों के हिसाब से मतलब जब आपने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ की कुंडली मिलानी चाहिए, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन, मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की प्रोफेशनल एसोसिएशन से बड़ी मतलब एग्जाम्पल मुझे लगता है आसपास टीम वर्क का हमें नहीं मिलेगा। और जिस स्मूथनेस के साथ ये एक एसोसिएशन चली आ रही है पिछले कई सालों से और आगे भी चली रही है, तो ये कौन सा योग है जो इन दोनों को इतना लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है? देखिए, मंगल जो है वो मोदी जी का काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। मंगल और चंद्रमा, साहस बहुत है। और जो राहु पंचम का होता है वो हम कहते ही हैं कि आप देखिए वो हर फील्ड में ना रिसर्च करके जाते हैं, वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन की बात मैं करूँ तो यहाँ पर अमित शाह जी की कुंडली में जैसे मैंने कहा छठे भाव का जो शनि है वो शत्रुहंता योग बनाता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन को अगर हम इकट्ठा कर दें कि कुछ इनमें कुछ उनमें, तो दोनों मिलाकर जो योग बनाते हैं वो एक पावरफुल योग है जो कहीं भी आप जाके बैठ जाओ आपको इफेक्ट दिखने लगता है, आपको वो योग मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और अच्छा समय भी दोनों का है। अच्छा जी, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये दोनों, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें कभी टसल नहीं देखती हैं, फोर्सी नहीं करती? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। राहु, हाँ, हालांकि जब राहु का पीरियड आएगा अभी मोदी जी का, तो बहुत सारी चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि राहु कहीं नहीं तो कहीं कुछ चीजों को तो देखो खराब भी करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे और वर्ल्ड सिनेरियो में काफी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं हमारे पीएम। तो यहाँ पर क्योंकि राहु है, अब किस तरीके से घटनाओं को संभालना है ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहेगा इस पे। अच्छा, आपने डोनाल्ड ट्रंप की कभी सोचा है कि कुंडली? जी हाँ, मैंने प्रिडिक्शन भी किया था कि उनके गलत डिसीजंस के कारण उनको प्रॉब्लम आएगी। ये 2026 का जो अभी शुरुआत में टीवी शो होते हैं वहां पर मैंने बहुत जगह प्रिडिक्ट किया है और देखिए चीजें हो रही नहीं। तो अब आप उसको अभी, क्योंकि 2 साल अभी उनके बचे हैं, 2 साल बचे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं कहूँ कि 27 जैसे इंटर करेंगे हम, ठीक है, शनि जैसे जैसे मेष राशि के नजदीक आएंगे और इंटर करेंगे, वहां से चीजें खराब होने लगेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने कहा डॉलर का स्थिति हम उसकी बात करेंगे जून 2027 में, और आप देखेंगे कि उसकी स्थिति भी गिरती हुई आपको दिखेगी अभी। लेकिन अभी जिस तरह से फ्री फॉल रुपी का हो रहा है वो किस तरफ जाते हुए देख रही है? देखिए अभी बृहस्पति क्योंकि उच्च के होने वाले हैं तो इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा आपको कुछ वैसा दिखेगा नहीं, चेंजेस नहीं। मतलब देखिए मैम, आप ये कह रही हैं कि वो मजबूत अभी जल्दी से नहीं हो पाएगा, या ये फ्री फॉल चालू रहेगा? ये चालू रहेगा, ये चालू रहेगा। ये नवंबर तक थोड़ा स्टेबल, ऊपर अप डाउन स्टेबल वाले हालत में हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे शनि की एरीज में ट्रांजिट नजदीक आएगी वहां पर हम फॉल ही देखेंगे जी। तो अभी आपने बोला कि 2 साल बहुत कष्टकारी होंगे जी, ठीक है, इकोनॉमी वाइज। आप ये कह रही हैं कि डॉलर नवंबर तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद शायद एक रिस्पाइट आ सकती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें खराब हैं तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट इस हिसाब से कैसा परफॉर्म करेगा? देखिए अभी तो स्टॉक मार्केट में की मैं बात करूं तो बहुत हद तक ये मकरी, चंद्रमा और जुपिटर से चलते हैं। तो जुपिटर तो अभी उच्च के होने वाले हैं जून में, ठीक है। तो जून टू नवंबर का जो टाइम है यहाँ पर आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिर भी थोड़ा स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है मैं कहूँगी कि आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और जब शनि नीच के जाएंगे तब जितने भी शनि के प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, इनमें आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना हो। बट नवंबर के बाद फिर से टाइम खराब आएगा? नवंबर के बाद जुपिटर ट्रांजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो उच्च के जुपिटर होंगे वो फिर भी चीजों को थोड़ा बचा के रखेंगे, लेकिन फिर जब ट्रांजिट होंगे वहां न्यूट्रल हो जाते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, नहीं मतलब आप बोल रही हैं 2 साल खराब होगा। 2 साल मतलब अगर खराब होता है तो 2 साल में बहुत बड़ा पीरियड होता है स्टॉक मार्केट के लिए, है ना। और पिछले 3 साल से हमने इस मार्केट में कोई भी पैसा नहीं कमाया है। मतलब मेरे ख्याल से 2023 ऑनवर्ड्स 24, 25 और आधा 26 हो गया है, हमने कोई पैसा नहीं कमाया है। और जो रिटर्न है वो
वर्चुअली नेगेटिव है। तो अब आप 2 साल और बोल रही हैं। मैं तो यही कहूंगी कि अभी तो जब तक वृष राशि में शनि का ट्रांजिट नहीं हो तब तक हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत उछाल आएगा या हम कुछ बहुत अचीव कर लेंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट रियल एस्टेट देन? रियल एस्टेट के लिए अभी का टाइम ठीक है, ठीक है, नवंबर तक का टाइम ठीक है, बृहस्पति जब तक उच्च के हैं, ठीक है, और उसके बाद भी मार्च तक का टाइम ठीक है, क्योंकि जहाँ रियल एस्टेट की बात आती है, शनि मंगल जो है मेन ग्रह होते हैं। आप देखेंगे रियल एस्टेट में भी डाउनफॉल आएगा जब शनि नीच के होंगे। दैट मीन्स आप बोल रहे हो जून 2027 जून के बाद रियल एस्टेट में डाउन आएगा। अच्छा, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट होता है, जब इसमें डाउनफॉल आता है, जैसे इसमें अब जब इसमें राइज आता है तो भी वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है, जब इसमें डाउनफॉल आता है तो भी वो एक लंबा ही पीरियड होता है, क्योंकि वो साइकिल टर्न होती है। ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, बट एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर आप कह रहे हो कि डाउन होगा तो वो फिर डाउन होना कब से? देखिए, अब मैं ये कहूंगी, आप पिछले 5 साल से देखो रियल एस्टेट कैसे गया है, है ना? बिल्कुल है ना? तो ये गया है क्यों? ऑलरेडी मैम इस साल स्लो डाउन दिख रहा है। हाँ। तो अब आप देखो कि कैसे गया है। जब शनि अपनी राशि में, मकर राशि में था, फिर शनि कुंभ राशि में थे, ठीक है अभी, ठीक है। तो ये दोनों जो उनकी अपनी राशि का था में शनि थे, शनि काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो रियल एस्टेट भी वैसे ही स्ट्रांग गया और बूम किया। अब जब शनि नीच के होंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ पर डाउनफॉल दिखेगा ही दिखेगा। तो 2.5 साल जो है, बहुत लोग जो रुके हुए हैं घर परचेज करने के लिए, उनके लिए अच्छा टाइम आ सकता है। तो उनके लिए अच्छा टाइम आ सकता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि मई जून 2027 के बाद प्रॉपर्टी के रेट्स गिरेंगे, आप उस समय परचेज कीजिए, अच्छा टाइम है। अच्छा, मतलब उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये टाइम 2-2.5 साल रहेगा? 2-2.5 साल तक रहेगा जी। ओके, तो आप गोल्ड को किधर जाते हुए देखती हैं? देखिए, गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा ही अभी, क्योंकि जैसे जुपिटर उच्च के होते हैं, जुपिटर गोल्ड के लॉर्ड हैं, तो है ना, उनकी चमक में कोई कमी आती नहीं दिखती, तो वो तो चमकते ही रहेंगे। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ डाउनफॉल उसमें होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अच्छा, मतलब गोल्ड लेकिन सस्टेनेबल रहेगा। बट मोदी जी ने बोल दिया कि गोल्ड नहीं खरीदना है। तो आपके हिसाब से खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? आप तो कह रही हैं कि अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है जरूरी नहीं होता। देखिए, हमारे घर पे बहुत गोल्ड होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता। गोल्ड पहनने से बृहस्पति अच्छा होता है, रखने से नहीं होता। तो आप पहनिए, गोल्ड है तो आप उसे पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और शादियों में भी आप जो है अपने बच्चों को अपना गोल्ड देते हैं तो आप अभी दीजिए, बाद में टाइम आएगा तो खरीद लीजिएगा। अब हमने बीजेपी के या जो हमारे सबसे टॉलेस्ट लीडर्स हैं उनकी बात की, लेकिन अपोजिशन जो ब्लॉक है उसमें आपको कोई ऐसा लीडर दिखाई पड़ता है जिसकी कुंडली यूनिक है और जिसको डिस्कस करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी मुझे फिलहाल कोई ऐसे नहीं दिखते हैं जिन पे हम बात करें। और एक है, अगर हम यूपी इलेक्शन की बात करें तो अखिलेश यादव जी की कुंडली पे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अभी उनका टाइम ऑब्वियसली नहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ, उनकी शनि की महादशा स्टार्ट होने वाली है। शनि उनका वृष राशि का है, ठीक है, तो ये उनको 2028 के बाद फायदा देने लगेगा। 2028? जी हाँ, 28 में उनकी शनि की महादशा स्टार्ट होगी। मंथ मुझे ध्यान नहीं है कि किस मंथ से उनका स्टार्ट हो रहा है, बट उस समय से स्टार्ट होगा और उस समय से उनका अच्छा समय स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली ही हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी बाय 1 ईयर, हाँ, है ना। अगर वही महादशा उनकी पहले 2027 में आ जाती जी तो बहुत अच्छा परफॉर्म, तो यूपी इलेक्शंस एस्ट्रोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी हाँ, उनको थोड़ा और संयम रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। शनि आएंगे, उनको और काम करना पड़ेगा। 30 में कुछ योग बन सकते हैं। नहीं, आप बोल रही हैं 2028 में उनकी शनि की महादशा आएगी। हाँ। उसके बाद पॉजिटिव टाइम उनका शुरू होगा और वो जिसे कहते हैं ना पीक कब करेगा? ये पीक इनका जब भी शनि में बुध आएगा तो करेगा। जैसे अभी शनि की महादशा स्टार्ट होगी, 2 साल शनि में शनि चलेंगे, उसके बाद शनि में बुध आएंगे, तो मे बी उसके बाद का जो इलेक्शन होगा उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस दिखने को मिल सकती है। तो अब इसमें एक चीज ये बताइए कि ये एक मैक्रो इंसिडेंट है कि चंद्रमा कैसे चल रहा है, और जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि देखिए जो टाइड्स आते हैं वो चंद्रमा के इफेक्ट की वजह से आते हैं, है ना, तो वो एक ह्यूमन लाइफ को भी इम्पैक्ट करता होगा, ये हमने सुना है। बिल्कुल। आप सोचो कि जब टाइड्स आते हैं तो समुद्र में इतनी हलचल हो जाती है, तो हमारे अंदर भी तो 70% वाटर है, तो क्या उसमें हलचल नहीं होगी? आप देखेंगे कि जितने
जितने भी मतलब दिमागी रोगी हैं उनको आप देखोगे कि उनकी जो भी हरकतें होती हैं या गुस्सा होता है या इरिटेशन होता है वो फुल मून के समय में ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं आप देखोगे कि जब अमावस्या होता है तो वो ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा। ऐसी चीजें हमारे अंदर जो है ये भी तो 5 एलिमेंट से ही बने हैं और प्लैनेट जो हैं वो भी 5 एलिमेंट से ही हैं, तो उनका इफेक्ट जब हम पे जहां ज्यादा होगा तो वो दिखेगा। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी को भी इम्पैक्ट करेगा, जी आपकी साइकोलॉजी को भी इम्पैक्ट जी करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक चीज मतलब देखिए, ह्यूमन बीइंग जिस तरीके की हमारी मेंटेलिटी है, और एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद माइथोलॉजी, उसके बाद अंधविश्वास, ये सारी चीजें एक के बाद एक चीजें आती जाती है। बट मैं वो नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लाइफ एंड डेथ है, क्या वो, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वही होता है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से क्लियरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये आदमी है, इसके साथ इसकी कुंडली में ऐसी कुछ ग्रह है जिससे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि इस बंदे की डेथ हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ विशेष ग्रहों को, कुछ विशेष घर को, है ना, मार्केश की संज्ञा दी गई है। तो जब भी इनकी दशा अंतरदशा आती है तो इसे मार्केश कहा जाता है। आप बहुत आम सुनते होंगे कि उनका मार्केश चल रहा है तो मृत्युंजय का पाठ हो रहा है। ये हर घरों में होता था और अभी भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपका 2 महीना, 1 महीना या ये 1 वीक बहुत हार्ड है आपके लिए। जी, तो आप ये कह रहे हैं, मार्केश किस चीज को बोलते हैं? मरने के जैसा कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, ये अच्छा। मार्केश। ओके, तो मृत्यु तुल्य मतलब मृत्यु भी, या मृत्यु के तुल्य? मृत्यु जैसा कष्ट, और वहां पर कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो हम क्या होता है, देखिए, डेथ और जैसे मैंने कहा जन्म और मृत्यु जो है भगवान के हाथ में है, तो हमेशा हम इसे मृत्यु तुल्य कष्ट ही कहते हैं कि आपको कष्ट आ सकती है। हम ये नहीं कहते कि आपकी मृत्यु ही हो जाएगी। मार्केश में मैम क्या चीज होती है? क्या किसी कुंडली में क्या चीज होगी तो उसको मार्केश? देखिए, अगर अष्टमेश की आपकी दशा चल रही है या फिर द्वादशेश की दशा चल रही है, कोई ऐसा प्लैनेट जैसे कि जो उनका लॉर्ड हो और उनकी अंतरदशा में आप और ट्रांजिट से भी उस ग्रह का इफेक्ट आप पे बहुत ज्यादा चल रहा है, लग्नेश वीक है, तो आपका डेथ जैसा सिचुएशन होता है, बन सकता है जी। मैम, अब इसमें ये होता है, ये तो एक किसी इंडिविजुअल की बात हो गई। अभी हाल ही में मतलब ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंट इंसिडेंट है कि आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक क्रूज पे बहुत सारे लोग जा रहे थे, वो क्रूज डूब जाता है, बहुत मार्मिक घटना थी, और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये अगर एस्ट्रोलॉजी से आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अभी आपने बस जबलपुर की घटना बताई, उसके 1 महीने पहले वृंदावन में भी ये घटना हुई थी कि नाव पलट गया था और कितने लोग। तो देखिए, ये जो घटना है ये 2 महीने से बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि अभी आप पर्टिकुलर न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि एसी फट गया और ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो ये क्या है, अंगारक योग, एक योग अभी बना हुआ था, मतलब 11th ऑफ मई में अभी ये खत्म हुआ है। ठीक है, तो 2 महीने से एक योग चल रहा था, अंगारक योग, जिसमें विस्फोटक घटनाएं, है ना, अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं बहुत देखने को मिलती, और ये योग चल रहा था। तो जिनके भी हॉरोस्कोप में ये योग थे उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी। जी, तो अब इसमें आप ये चीज जो मान लीजिए, मैं जबलपुर की घटना की लेता हूँ, तो जबलपुर की घटना में मान लीजिए 20 लोग अगर मर गए, तो उन लोगों की जो मौत है और जो उनकी कुंडली है, उसमें एक साथ ही कोई ऐसा योग बन गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा योग जो है, देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी कि वो जो 20 लोग ही मरे, उनकी कुंडली में एक अंगारक योग वाला कहीं नहीं तो कहीं तो एक योग होगा ही होगा। दूसरा ये भी होगा कि ट्रांजिट से भी, जैसे मैंने कहा, उनके अष्टमेश और द्वादशेश में कोई ऐसे ग्रह ट्रांजिट कर रहे होंगे कि उनको अचानक ये मृत्यु का मिला। और जो उसमें बच गए, उनकी कोई अच्छी दशा चल रही होगी। ओके, जैसे अभी अगर आपको लास्ट ईयर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक लास्ट ईयर एक एयर इंडिया का जो पूरा विमान जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब की डेथ हो गई, उस पूरे प्लेन में एक आदमी बचे, मतलब वो बंदा ऐसे के निकल के आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप उस योग को आप क्या कहेंगे कि 500 आदमी मर जाते हैं, जिसमें बचने की पॉसिबिलिटी 0 है, उसमें एक आदमी बच जाता है, तो उसकी कुंडली क्या होगी? देखिए, उसकी कुंडली में कोई ऐसा योग चल रहा होगा जो उसे सेव कर रहा होगा, उनकी मृत्यु नहीं है। ये बहुत जनरलाइज है, क्योंकि आप हमें रोज कोई PhD इन एस्ट्रोलॉजी नहीं मिलता है। मतलब आप
अगर एग्जाम्पल बता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस सिर्फ उस पर्टिकुलर आदमी की बताएं, बट उसी कुंडली में क्या रहा होगा कि ऐसा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आकस्मिक मृत्यु होती है, ठीक है, तो ये जनरली हो सकता है कि 49 की कुंडली में हो ये योग, उनकी कुंडली में नहीं हो। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी कुंडली में भी हो, पर कोई ऐसे ग्रह जैसे हम कहते हैं बृहस्पति, ठीक है, उनका काफी अच्छा बैठा हो, जो उनके लाइफ को सेव कर रहा हो, और उनकी दशा में वो हो, ठीक है, इसकी वजह से वो बच गए। आप देखो कि किस तरह से वो बचे थे, जिसे कहा जाता है हिंदी में कि अभी इसकी आई नहीं थी। हाँ, आई नहीं थी, या फिर ऐसे कहें कि भाई इनके कर्म बहुत अच्छे थे, देखो अकेला एक इंसान बच गया, है ना, या फिर गॉड ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा थी। तो ये बृहस्पति अगर उनका बहुत अच्छा है, आप केदारनाथ वाला हादसा देख लो, कितने लोग गए, कितने लोग वहां से निकल के भी तो आए। तो उनकी कुंडली में एक तो वो योग नहीं आया था, दूसरा कोई नहीं तो कोई अच्छे प्लैनेट का सपोर्ट रहा हो। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि जब हम आपके जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो पर्टिकुलर किसी आदमी की कुंडली में ये देख लेता है कि इसके मार्केश है या इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट इसको नजर आ रहा है, तो आज की डेट में आप रील्स में देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपकी विधा, आपकी साइंस ही सबसे ज्यादा चल रही है, तो उसमें ये आता है कि आप ये उपाय कर लीजिए तो ये चीज टल सकती है। तो क्या ये जो मृत्यु वाली चीज है ये टली जा सकती है? देखिए, मृत्यु कभी नहीं टल सकती है ना उनके लिए। देखिए, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी मृत्युंजय मंत्र बताया गया है कि भाई आप उस समय कीजिए, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि लाइफ एंड डेथ, इसे कोई भी उपाय से नहीं चेंज किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ कष्ट है तो उस कष्ट को कम किया जा सकता है कोई भी उपाय से। मैम, कैसे? जैसे आपने बोला कि किसी के मार्केश है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता होगा, उसके मार्केश दिख रहा है, तो आप उसको क्या कहती होंगी? नहीं, अब तो मृत्यु अटल है, आप चले जाइए, ऐसा तो आप नहीं कहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी का मार्केश है, दिख रहा है कि वो कौन से प्लैनेट के कारण बन रहा है। मान लो कि किसी का कुछ ऐसा योग है शनि का या कोई मंगल का योग है जिसका अंदर दशा आ गया और उसे कोई ऐसी डिजीज हो गई जो मुझे लग रहा है कि हाँ, अब इनके चांसेस बहुत कम हो गए, तो हम ये कोशिश करते हैं अपने रेमेडीज से, एक तो उनको कष्ट कम हो, और दूसरा कि भाई जितना उस प्लैनेट का इफेक्ट हम कम कर सकें। तो देखिए, ये बहुत साइंटिफिक है कि जब भी हम किसी प्लैनेट के इफेक्ट को कम करते हैं तो उसे उपाय कहा जाता है, दान किया जाता है, ठीक है ना। आपने दान देखो, हमारे हिंदू कल्चर में शुरू से है कि हम दान करते हैं, तो हम मंगल का दान उनसे करवाते हैं कि भाई मंगल के कारण कष्ट हो रहा है तो मंगल के इफेक्ट को हम कम करें, ठीक है। आपके शरीर की जो ऊर्जा बढ़ाती है, उसका जो लॉर्ड है आपकी कुंडली में, उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। जी, तो मतलब उस उपाय से वो ग्रह स्ट्रांग हो सकता है, ग्रह स्ट्रांग करने का और उससे थोड़ा सा उसके इफेक्ट को कम करने का, है ना। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे रेमेडी कर। किसी का एक बहुत हार्डकोर, मैं जो समझना चाहता हूँ, किसी का एक हार्डकोर मार्केश है, और अगर वो हार्डकोर मार्केश होने के बावजूद आप किसी को उपाय बताती हैं और वो ग्रह ठीक करती हैं, तो कितने % चांसेस हैं कि वो उस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं? देखिए, जब तक साइंस है, हाँ, बिल्कुल मैं यही बता रही हूँ कि देखिए, जब तक हमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मृत्यु है या मृत्युतुल्य कष्ट है। जब मृत्युतुल्य कष्ट होता है तभी हम उन्हें कोई रेमेडीज वगैरह सजेस्ट करते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम उनके कर्मास को लास्ट में क्या अच्छा कर सकते हैं उस तरह की रेमेडीज ही सजेस्ट करते हैं। तो वहां पर जैसे लाइव एग्जाम्पल की आप बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, वो अचानक आते हैं, तो हम उस समय बताते हैं कि भाई देखो, ग्रहण का टाइम है, इस समय आपको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है क्योंकि सूर्य खराब है, आप रूबी पहन लो, ठीक है। कोई भी सिंह लग्न का व्यक्ति है, अगर सूर्य खराब हो रहा है तो उसे जल्दी इफेक्ट करेगा ना, तो वहां से हम रेमेडीज सजेस्ट करते हैं और ये 100% आप उसमें चेंजेस देखोगे। अच्छा, ठीक है। अगर आपको अटैक आने वाला है तो सिर्फ दर्द होगा, आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अटैक का ही सामना करना पड़े। ये मैंने देखा है। ये बात अलग है कि आपको लगेगा कि जिनको नहीं आता उनको लगता है मुझे तो आना नहीं था। तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, इफेक्ट होता है, रेमेडीज का इफेक्ट होता है, पर जो होनी है, जो आपके पे आनी है ट्रबल, वो भी आती है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता, हम उसे कम कर सकते हैं।
अच्छा, आपने बोला जीवन और मृत्यु, जी। तो आप अभी हम मृत्यु डिस्कस कर रहे थे, अगर हम इसी को जीवन में रिप्लिकेट करते हैं तो वो जी। कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं उसमें कि जीवन को भी नहीं टाला जा सकता? जीवन को टाला नहीं जा सकता। जैसे बहुत लोग अब हमारे पास आते हैं कि मैम सर्जरी होनी है तो आप अच्छा परफेक्ट टाइम निकाल दो। डिजायर बेबीज, हाँ मैं वो पूछने वाला था आपसे। ठीक है, तो अब टाइम निकाल दो। तो पहले भी ऐसे होता थे, पहले राज ज्योतिष होते थे, वो आपको बताते थे कि आपको कंसीव कब करना है और बेबी डिलीवर कब करना है, ठीक है, ताकि हम एक अच्छा राजा मिल सके हमें, है ना, राजा या रानी जो भी है। तो ये चीजें तो शुरू से थी, तो मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी है, आपका कर्म है। हम कितना भी टाइम निकाल के दे देंगे, डॉक्टर से चूक हो जाती है, कभी कुछ हो गया, तो आप परफेक्ट उसी टाइम पे नहीं हो सकते हो। अच्छा। तो ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। हम एक अच्छा टाइम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। सिजेरियन होता है, सी-सेक में मतलब आदमी को मालूम होता है कि हाँ ये है। अब सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपके डेस्टिनी या जो बच्चा आने वाला है उसका वो नहीं है कि उसे कर्क लग्न में ही आना है, तो वो सिंह में ही आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले ने लिखा है। मतलब अब मान लो, होता है? बिल्कुल होता है। अब मान लो कि अब जो पेशेंट है उसका बीपी हाई हो गया, तो आप कितना भी टाइम दे दोगे तो डॉक्टर तो वेट करेगी कि भाई नॉर्मल होगा तभी हम डिलीवर करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, जी हाँ। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि परफेक्ट टाइम पे भी होता है कि हमने टाइम दिया कि अकॉर्डिंगली कि भाई 2 घंटे का टाइम है या 2:10 का टाइम है तो 8 मिनट 10 मिनट ऐसे होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं, उसमें आपकी कोई जोड़ नहीं चलती। मतलब आपको ये पता नहीं चलता है किसी की कुंडली देख के कि ये हस्बैंड वाइफ आपके पास आते हैं और आप देखते हो कि हाँ ऐसे ऐसे है, वो आपसे टाइमिंग मांगते हैं कि हाँ भाई मुझे टाइम दे दीजिए, सी-सेक सर्जरी, उनको मालूम होता है कि डॉक्टर से उन्होंने पहले कंसल्ट कर लिया होता है, आप सजेस्ट तो कर देते होगे, बट आपको कहीं बैक ऑफ द माइंड उनकी एस्ट्रोलॉजी देख के, उनकी चार्ट्स देख के आपको पता चल जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस टाइम, आपका बच्चा इसी टाइम पे होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। हाँ, देखिए ये हम हमेशा, क्योंकि जब भी मैं खास करके प्रेडिक्शन करती हूँ तो बड़ा पॉजिटिव होके करती हूँ कि मतलब ऐसा हो ही जाए, है ना। बट कभी नहीं तो कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर का कोई ऐसी दशा चल रही होती है कि उन्हें संतान जिस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से उसका जन्म कुंडली ना बन पाए। तो ऐसा 1% मनसा लगता है, मन में आता है कि अरे उनका तो ये दशा चल रहा है, मे बी इतनी अच्छी कुंडली नहीं हो पाए। तो ऐसा होता है, कई बार होता है। अच्छा, और मतलब तब आप उपाय भी बताती हैं? नहीं, ऐसा उपाय नहीं बताती। अच्छा, इसमें मतलब इसमें कोई उपाय नहीं लगता और कोई उपाय करने का कोई फायदा नहीं। इसी से मैम एक और अगेन रील्स की दुनिया है, जी। तो इससे एक बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक ये है कि यहीं पे आ जाती है न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, क्योंकि मेरे को आगे डिस्कस करना था, बट ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि किस बच्चे का जन्म किस दिन और किस टाइम पे होना चाहिए, ये आप डिसाइड कर रहे हो, और आप जैसा कोई एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर वो बता रहा है और वो बच्चा वहां पैदा हो रहा है। वहीं पे एक न्यूमरोलॉजिस्ट आता है, वो कहता है कि भाई ये 5 नंबर वाला होगा या 1 नंबर वाला होगा, ये सूर्य वाला है, ये मरकरी वाला है, और इससे इसके पास तो सन की पावर है, इसके पास ये तो प्रिंस है, बाकी सारे नंबर्स बेकार हैं। तो आप उनको सही मानते हैं या आप अपनी साइंस को सही मानती हैं? देखिए, हमारी जो साइंस है ये तो वेदों का एक अंग है, तो इसमें संदेह तो है नहीं, है ना, कि वैदिक साइंस में मानती हूँ, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी एक रिसर्च पे आधारित साइंस है। साइंस बोलूँ या फिर अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहीं भी नहीं आता कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उसकी तुलना भी करें, ठीक है। एक रिसर्च है जिसमें ऐसा है कि भाई 60-70% लोगों के साथ ये मैच हो रहा है ना। और मैं अंकों की दुनिया की बात करूँ तो कोई भी अंक कम या ज्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, उनका मतलब टाइम। आप ये नहीं मानती हैं कि 1 और 5 इज द बेस्ट? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ कि 1 नंबर है तो वो बहुत राइज कर रहा है और 8 नंबर है तो वो लो में है। हाँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मोदी जी का देखिए 8 नंबर है, शनि प्रधान है। हाँ। तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ। बिल्कुल नहीं है। और ऐसा है कि 5 नंबर वाले बहुत राइज कर रहे हैं और 7 नंबर वाले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिनका मतलब आप ये कह रही हैं कि बर्थ चार्ट पे ज्यादा सब कुछ डिपेंड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। वो नंबर आपका कोई भी वो हो? हाँ, नंबर कोई भी हो, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं, तो आप राइज करोगे ही, ना का सवाल ही नहीं है। तो कोई भी नंबर हो। जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश कुछ नहीं देना चाहती हूँ, बस ये कह रही हूँ कि हमारा तो देखो एक साइंस है जिसका बेस है और जिसपे हम प्रेडिक्शन करते हैं, है ना। और इसमें मुझे लगता है कि अभी और रिसर्च चाहिए और ऐसा ना होना। न्यूमरोलॉजी कंप्लीट साइंस नहीं है?
मेरे हिसाब से अभी तक जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अंक की अगर दुनिया हम काम करें ना, तो अब देखिएगा न्यूमरोलॉजी में लोग सिंबल्स की 7 ऐसे है, तो भाई हिंदी में तो 7 अलग से लिखा जाता है, तो अब आप कितनी भाषाओं का 7 को चेंज करोगे ना, तो उनके स्ट्रक्चर पे काम करना, बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं और रिसर्च का विषय, लोग रिसर्च करेंगे कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी पे कभी मतलब नहीं, मैं भी न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लेकिन मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर चार्ट्स में ये भी देखती हूँ कि बंदे का दशा क्या चल रहा है और कौन सा नंबर है, तो उसे क्या कलर या फिर कौन सा नंबर या कौन सा दशा ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमिटिक है, खासकर जो अर्बन यूथ है जी, वो है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मिलेनियल्स और उसके बाद जेनजी जी, इनके आपस में जो रिलेशंस को लेके टसल्स हैं हस्बैंड वाइफ की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो बढ़ती ही जा रही है। तो आप अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलूं तो आप उसको किस चीज से रिलेट करती हैं? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जहां पर न्यूमरोलॉजी को हम थोड़ा सा साइड करें, तो एस्ट्रोलॉजी में हर 30 साल में ना एक सर्कल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब 30 साल में जैसे अभी शनिदेव जो है 27 में फिर से फर्स्ट जॉडिक में आ जाएंगे मेष राशि में, और 30 साल उनको लगेगा, है ना, हमारे पूरे एक सोलर वो सर्कल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं चीज़ें, ट्रांसफॉर्म। 90s की बात करें और 2000 की बात करें तो आपको दिखता है कि क्या चेंजेस हैं, है ना। उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम फोन पे किसी को देखकर बात करेंगे। और अभी बहुत आम सा लगता है, अभी लगता है क्या पता कुछ दिन बाद ऐसा हो कि हम प्रेजेंट ही हो जाए किसी के सामने, और ऐसा होगा भी शायद। बिल्कुल, मतलब 30 साल का अब जो सर्कल चल रहा है इसमें क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, बट जो हम बहुत पहले सिग्मा और क्या क्या सीरीज देखते थे वो सब अब होने वाले हैं। बिल्कुल। तो नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो जैसे जो आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको किस सेगमेंट में दिखाई पड़ती है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब मुझे ये दिखती है कि जैसे 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 ना आप देखो, कहीं नहीं तो कहीं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे सारे ग्रह जो होते थे वो कहीं नहीं तो कहीं एक दूसरे को हेल्प करते थे। ठीक है, अभी क्या होता है कि अब बहुत मतलब एकदम से हस्बैंड वाइफ और बच्चा वाला सिस्टम हो गया है। अब उसमें क्या होता है कि आपकी बुआ है, ताई है, तो इस तरह के जो प्लैनेट का इफेक्ट होता था वो वहाँ पर सब सेटल हो जाता था, अब नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से ये दिक्कतें तो आ ही रही हैं ना। और आप देखोगे कि बच्चों में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। मैम, क्या कुंडली, कि मैं सीधे आपकी अगर उसमें आऊँ तो कुंडली क्या ये बता देती है कि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है? जी बिल्कुल बता देती है। अगर लड़के और लड़की की, जी हाँ, अगर किसी की भी कुंडली में कुछ ऐसी दशा चल रही है जहाँ पर ब्रेकअप के योग हैं। कौन सी दशा होती है, कोई आप एक एग्जांपल से बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं। ठीक है, इवन शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये किसी की कुंडली में राहु सप्तम है, लग्न में है या फिर पंचम है तो भी यहाँ ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि राहु का काम ही होता है कि आपको इतना उलझा देगा कि आप एकदम शक्की टाइप हो जाओगे। ठीक है, तो वहां दिक्कतें आती ही आती हैं। ये शक करने की मेंटेलिटी भी राहु से आती है? जी हाँ, जी हाँ। तो अगर किसी, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, कोई वाइफ आई, उसके राहु इस तरीके की स्थिति में है, तो आप उपाय बताती हैं, वो ये चीज उपाय से सॉल्व होगी? जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं और हम देख लेते हैं कि चंद्रमा और राहु का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है और उनकी दशा भी चल रही है, तो हम उन्हें कितना भी सजेस्ट कर दें, कितना भी सही, वो जाएंगे फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को, वो हमें पता होता है कि ये 4 साल के बाद फिर से आएंगे। क्योंकि ये जो राहु चंद्रमा होता है ना, वो आपको स्थिरता नहीं देता, वो आपको भटकाता है। क्योंकि आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, आप ट्रस्ट लेवल ही आपका खत्म हो जाता है। तो ये राहु भ्रमित करता है। पहले तो क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ की कुंडली में ये है, ठीक है, तो उस हस्बैंड को क्या करना चाहिए? उस हस्बैंड को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि चंद्रमा और राहु का योग है इनकी कुंडली में, तो इनको बहुत ट्रस्ट के साथ आप कोई चीज बोलो। पहले तो मैं प्रैक्टिकली ये बोलूंगी, रेमेडीज पे अगर हम आए तो देखिए, यहाँ पर एक ग्रहण योग भी बनता है। चंद्रमा और राहु के इकट्ठे होने से ग्रहण योग भी बनता है, तो आपको ग्रहण योग की रेमेडी करनी चाहिए। और अपनी वाइफ के वेट के हिसाब से आप हर वर्षफल, यानी कि वर्षफल हम उसे कहते हैं
कि जब उनका बर्थडे आता है उस दिन आपको उनके वेट के हिसाब से 7 तरह का अनाज जल प्रवाह करना चाहिए या दान करना चाहिए। इससे थोड़ा सा राहु का इफेक्ट कम होता है। अच्छा, तो इफेक्ट कम होगा आप ये बोल रहे हैं कि, लेकिन आपको पता है कि ये 4 साल 5 साल तक ऐसे ही रहेगा। हाँ, अच्छा। ऐसे ही रहेगा, तो आपको इस बीच रेमेडीज को फॉलो करते रहना चाहिए। अब राहु का इफेक्ट कहाँ कहाँ बढ़ता है मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। पति इनफेर्टिल हो या ना हो जी, वो वहम राहु पैदा कर देगा। बिल्कुल राहु पैदा कर देगा। लेकिन आप ये सोचो कि दोनों का चल रहा हो राहु ही, तो क्या होगा? क्लैश होता है, डिवोर्स होता है, सेपरेशन होते हैं। आ रहा था मैं नीले ड्रम की घटना आपने सुनी होगी। जी। यही रिलेशनशिप क्या कुंडली के हिसाब से आपको ये बता सकता है कि ये घटना नीले ड्रम तक जाएगी? हाँ, देखिए, अब उसमें ये होता है कि सिर्फ शक तक बात नहीं होती। वो जो मास्टरमाइंड होता है उसके अंदर इतना करेज होता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। वो करेज मंगल से आता है। उस फीमेल में वो करेज, अच्छा हाँ, वो करेज जो होता है वो मंगल से आता है। सिर्फ राहु अकेला कुछ नहीं करता। राहु तो इस तरह की घटनाओं को सोचता है, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, शक हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप में करने की क्षमता कहाँ से आएगी, है ना? देखिए, एक आर्मी मैन होता है, वो दुश्मन को शूट भी करता है, लेकिन जो लोग मीट वगैरह काटते हैं, है ना, दोनों में अंतर है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन अंतर है ना कि उनका इमोशन ही नहीं रहता। तो यहाँ पर ये अंतर मंगल देता है। अच्छा, तो मैम अब क्योंकि हम हिंदू संप्रदाय में हैं और यहाँ पे कुंडली मिलाने का एक बहुत बड़ा रिवाज है और कुंडली मिलाई जाती है। पहली बात तो कुंडली मिलानी चाहिए? बिल्कुल मिलानी चाहिए। बिल्कुल मिलानी चाहिए। किन 4 या 5 कारणों की वजह से कुंडली मिलानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो होता है कि मुझे जो लगता है डेस्टिनी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपके फैमिली के साथ एडजस्ट, क्योंकि शादी अकेले होती नहीं है इंडियन फैमिली में। तीसरा बच्चे, संतान, क्या आप संतान को, अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, कोई ऐसा डिजीज ना हो, है ना, कि दोनों को सिमिलर हो और फिर दिक्कतें आए। अंडरस्टैंडिंग मैच करनी चाहिए। तो ये 5 चीजें तो मिनिमम होती है। हालांकि हम 36 गुण मिलाते हैं। हाँ। तो इसका कोई वो नहीं बनता कि ठीक है, अभी के सिनेरियो में अगर 14-15 गुण मिल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में आपको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी मेरी दशा, तो मतलब लड़के या लड़की की, है ना, अगर बृहस्पति चल रहा है एक का और दूसरे का राहु चल रहा है तो भी आप शादी कर सकते हो। लेकिन दोनों का राहु चल रहा है और सप्तम में बैठा है, जैसे अभी हमने पहले बात की, तो उनकी शादी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही आगे जाके सेपरेशन का योग है। कोई एक तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना, तो ये देखना अब ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें आज की डेट में जो घटना हुई जी, उसमें जो बेटों की माताएं और जो घर वाले हैं वो अब तो ज्यादा परेशान होने लगे हैं। हाँ, ठीक है। तो जब आप कुंडली मिलाते हैं तो आप उसमें जो आपने बताया कि इन दोनों की कुंडली में ये है, तो आप बिग नो कह देती हैं कि यहाँ पे शादी आपको बिल्कुल नहीं करनी? मैं बिल्कुल बिग नो कह देती हूँ। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बाद में उन्हें आने ही और बाद में वो बोलेंगे कि भाई आपने बताया था और ऐसा हुआ, तो यहाँ पर बता देना चाहिए। मुझे लगता है मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स को उपाय की जगह ये बताना चाहिए कि देखिए आगे ऐसे 3 साल में हो सकता है। और आप ये कह रही हैं कि जो कुंडली है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि साइकोलॉजिकली जो आने वाले डिवोर्सेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा प्लैनेटरी पोजीशंस हैं और हम यहाँ पर ये अवॉइड करने लगे हैं ना, तो चीजें बेटर हो जाती हैं। बट मैम, डेस्टिनी में अगर लिखा है और मान लीजिए लव मैरिज है, तो वो भी आपको पता होगा कि ये टैली करेगी। जी बिल्कुल। अगर लव मैरिज है तो लव मैरिज ही होता है, ऐसा नहीं होता कि अरेंज होता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास आए, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे पता होता है कि आप कितना भी उन्हें समझा लो वो अभी नहीं समझने वाले, तो ऐसा भी टाइम होता है क्लाइंट्स के साथ। ओके जी। तो आपके पास जब क्लाइंट आता है और वो ये बोलता है कि अच्छा मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, और वो कुंडली लेके आता है, 2 कुंडली लेके आते हैं, तो आपको ये भी पता होता है कि ये कुंडली लेके आए हैं, ये नहीं भी मैच करेगी तो भी शादी होगी? हाँ, बिल्कुल पता होता है, क्योंकि उन दोनों की चार्ट्स मैच नहीं कर रही हैं। उन दोनों का समय हमें दिख रहा होता है कि भाई गुरु में राहु आ रहा है, इस टाइम पे तो इनकी डिस्टर्बेंस बनेगी ही। फिर भी हम एक सजेस्ट कर देते हैं कि देखो अभी मेंटली ऐसा प्रिपेयर्ड रहना कि 2 साल आप दोनों में बहुत डिस्प्यूट होंगे, बाद में चीजें ठीक भी हो सकती हैं। और आप उपाय बताती हैं
कितने परसेंट चांस होता है कि उस उपाय से ये चीज देखिए अब क्या होता है कि कोई भी आपका कोई एक ग्रह भी अच्छा चल रहा है या गोचर से अच्छा आ गया है ना, या फिर मैं कहूंगी कि फैमिली में भी या बच्चे का भी कोई अच्छा ग्रह चल रहा होता है जहां पर, तो ये भी इफेक्ट करता है और ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं उपाय के बाद। जी मैम, एक और इसमें ही चीज आती है, वो आती है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष, ठीक है, पहले तो ब्रीफली आप बताएंगे नाड़ी दोष होता क्या है और क्या इससे माना जाना चाहिए? देखिए जितने भी दोष बताए गए हैं है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाड़ी दोष। ठीक है, अब नाड़ी दोष के दोष को इसलिए मानना चाहिए कि आगे आपके जनरेशन को बढ़ने में ये दिक्कत करती है। अगर यहाँ पर दोष है तो आप देखेंगे कि कई बार नाड़ी दोष होती है, वहाँ पर इनफर्टिलिटी की केसेस बहुत हो जाती हैं या फिर संतान होने में दिक्कतें होती हैं। तो ये जो है हमारा बहुत कैलकुलेटिव एक टेक्निक बनाया गया था कि ये 4-5 चीज़ें तो एकदम भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अभी जहाँ अवॉइड करते हैं वहां पर ये दिक्कतें आती हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि नाड़ी दोष के उपाय कितने भी आप कर लो लेकिन उसका इफेक्ट रहता ही है जी। तो नाड़ी मतलब अगर किसी एक मतलब वुड बी जोड़े में नाड़ी दोष दिख रहा है तो आप पहले तो बिग नो बोलती हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं। और प्रॉब्लम्स क्या आएंगी अगर प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताया आपको, एक तो नाड़ी दोष में सबसे पहले तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, संतान में किसी भी तरह का कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको बाद में लगे कि बहुत लंबी ट्रीटमेंट में जाना पड़ सकता है। अच्छा, जेनेटिक बीमारी हो सकती है? कुछ भी जेनेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब आपने क्लाइंट में, आपने अपनी रिसर्च में देखा है ये बिल्कुल देखा है। और ये तो बहुत मतलब इंडियन कल्चर में तो बहुत मानते भी हैं कि नाड़ी दोष है तो भाई थोड़ा सा नहीं, लेकिन मैम आजकल फिर वही रील्स उन्होंने बताया गया नहीं कुछ नहीं होता कि आप उपाय कर लीजिए कोई सॉल्व हो जाता है। तो आप कह रही हैं सॉल्व नहीं होता है? नहीं, कुछ चीजें होती हैं जहां सॉल्व नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, उपाय हम बता देते हैं। मे बी हो सकता है कि अगर आपकी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ ही या टाइम ही गलत हो तो आपको लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैडम, वो तो 100 रुपए देके पंडित से डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लेते हैं, बिल्कुल करवा लेते हैं, उसके बाद वो जिंदगी भर भुगतते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, वो है मांगलिक। जी हाँ। जब आप बोलते हैं कि भाई ये तो इसकी कुंडली मांगलिक है, इसकी फिल्म्स बन चुकी हैं, तो पहले तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई भी रिलेशनशिप में बंदा या शादी कर रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मांगलिक से मांगलिक की शादी हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल क्या होता है ना, भारी नहीं होता। अब एक आदमी बहुत एग्रेसिव है तो दूसरा आदमी अगर नहीं है, मैं आपको ये कहूंगी, तो वो क्या होता है ना, वो अंदर अंदर घुटता रहता है क्योंकि वो अपनी बातें ही नहीं बोल पाता है ना। और मंगल क्या है, मंगल एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिस हाउस में मंगल बैठा होता है उस हाउस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब मांगलिक के भी अलग अलग पैटर्न्स है कि पहले हाउस का मंगल, अगर चौथे हाउस का है तो इन लॉज के साथ नहीं बनती। तो इस तरह की यहाँ पर सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा डरने का भी जरूरत नहीं है कि मांगलिक है तो शादी में प्रॉब्लम ही आएगी, मांगलिक है तो डिले से ही शादी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मंगल का दशा या अंतरदशा कुछ ना चल रहा हो, बृहस्पति लग्न में है आपका, या शनि कहीं से देख रहा है, शनि व्रता हो जाते हो तो ये दोष भी कम हो जाता है। जी। और इसका उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अब मंगल क्या एनर्जी है ना, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे शहद है या कोई मीठे चीज को आप जैसे डोनेट करते हो तो आप मंगल की एनर्जी को कम कर रहे हो। बट इसमें मैम ये भी मतलब जो हमने बचपन से सुना है कि अगर मंगली से शादी करे तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जी हाँ, थ्रेटनिंग होता है और मैंने देखा भी है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता है। अगर 7th हाउस का मंगल है और आपका हस्बैंड या स्पाउस जो भी है ना, वो मांगलिक नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसका एक उपाय बताया जाता है कि फलाने से शादी कर लीजिए। देखिए उससे शादी करने से हाँ इफेक्ट तो आता है, जैसे पीपल के पेड़ से या विष्णु जी से ऐसा कहा गया है कि भाई आप जब एक वो शादी करते हैं है ना, एक प्रक्रिया है वो आप करते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मेंटली आपको लगता है कि आप एक जगह जुड़ चुके हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कि देखिए किसी भी दो एनर्जी जब आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की एनर्जी इफेक्ट करने लगती है एक दूसरे के साथ, है ना। तो आफ्टर मैरिज तभी एनर्जी आपकी एक्सचेंज होती है और इफेक्ट करती है। तो जिनकी हैवी एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, वो ऑब्वियसली जिनकी एनर्जी कम है उनको
परेशान करेगी Dominate और करेंगी। करती है, डोमिनेट करती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में करे। आपके फाइनेंसेस को परेशान कर सकती है, आपके हेल्थ को परेशान कर सकती है, आपके लाइफ को भी तो थ्रेट कर जैसे सकती आपने नाड़ी दोष में बताया कि संतान वाला एक कष्ट हो सकता जी। है, अगर मंगली में ये होता है तो हाँ। क्या इम्पैक्ट आ सकता है? एक तो लाइफ थ्रेटनिंग होगा हाँ, लाइफ और थ्रेटनिंग आप होता है, फाइनेंसेस को भी प्रॉब्लम। फाइनेंसेस को भी करते हैं बिल्कुल। ओके। मांगलिक जो होते हैं, देखिए कहीं नहीं तो कहीं सप्तम, जैसे आपने अभी कहा कि ऐसा कोई योग होता है, तो जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे विदुर योग हैं, विधवा, बहुत सारे योग ऐसे भी हैं, तो वो सप्तम मंगल बहुत रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सप्तम मंगल है और अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो फिर बहुत सोच समझ के, मतलब फिर तो एकदम कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। अच्छा जी। मतलब एक ये ऐसा भी कुछ होता है कि आंशिक मंगलिक? आंशिक मांगलिक होता है। देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3 तरह की कुंडलियां बनती हैं शादी के लिए। एक लग्न की कुंडली, एक चंद्रमा की कुंडली जिसे नक्षत्र मैच करते हैं, और एक शुक्र की कुंडली। लड़कों की शुक्र की कुंडली और लड़कियों की मंगल की कुंडली। ये बहुत सूक्ष्म होता था पहले, अब लोग नहीं मैच करते हैं, ये बहुत पहले लोग करते थे। ठीक है, तो ये 4 तरह की कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि शुक्र से एक लड़के की सभी कुछ पता चलती है। शुक्र कुंडली लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मंगल की जो कुंडली होती है लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चंद्र कुंडली आपके आपसी मेल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और जो लग्न कुंडली होती है ओवरऑल डेस्टिनी कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, सब कुछ घर कैसा रहेगा, पर वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मंगल आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर सकता है जी। मंगली से अगर शादी हो जी जाती है? हाँ, जी हाँ। नहीं इतना ज्यादा, अगर मंगल आपका ऐसा है कि 10वें भाव को ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको सपोर्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है मैम, जो जेन जी बहुत परेशान रहते हैं, वो है करियर और प्रोफेशन। ठीक है, अब करियर और प्रोफेशन या आप कितने सक्सेसफुल होंगे, ये क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से डिफाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी के करियर टाइम में मैं ये कहूँगी कि 18 साल के बाद का जो टाइम होता है, ठीक है, उस समय कोई आपकी ऐसी दशा चल गई जो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, आपके हायर एजुकेशन में सफ़र करना पड़ता है, करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और डिप्रेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अगर यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही ग्रह अच्छा है और उसकी दशा चल गई, तो फिर सोचिए कि वो तो भाई सक्सेसफुल है। मैम एक और मेरे ख्याल से आप ही की विधा में ये माना जाता है, जो मैंने लोगों से पता किया जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपका एक ग्रह स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग बनाइए। जी। एक मतलब स्कूल ऑफ थॉट ये है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आपका जो ग्रह कमजोर है, कुछ ऐसा उपाय करिए या कुछ ऐसी काम करिए उसको आप स्ट्रांग बनाइए। ऐसा कुछ होता है? आप किसे मानती हैं? बिल्कुल होता है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह मेरे लिए है क्या। अब मेरे लिए वो डेस्टिनी का लॉर्ड है, स्ट्रांग बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो वीक बैठा है तो हम उसे स्ट्रांग करते हैं, चाहे हम रेमेडीज से करें, चाहे हम जेम्स पहन के करें, चाहे हम अपने ऑरा को स्ट्रांग करते हैं उस मंत्रा से, है ना, तो इस तरह से हम स्ट्रांग करते हैं। लेकिन अगर वो मेरा रोग का लॉर्ड है ना, और हम उसे स्ट्रांग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिष से ही सलाह लेके कोई भी उपाय, रेमेडी अपने ग्रह को स्ट्रांग करना चाहिए, रील्स पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। कि हम शुक्र को स्ट्रांग कर ले, भाई शुक्र तुम्हारे लिए है क्या ये तो जान लो, सभी के लिए तो नहीं है। नहीं, जैसे अभी आपने बोला होता क्या है ना, अब जैसे हम आपका ये पॉडकास्ट आएगा, होता क्या है वो हम ये चलाएंगे, आपने बोला कि अगर एक स्ट्रांग आपका एक ही ग्रह अच्छा है उसको आप स्ट्रांग कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो लोगों को बस इतना समझ में आता है, वो ये नहीं समझते कि आपने उसके बाद क्या कहा। ये जो बाद वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वीक को मतलब परस्यू करना चाहिए या जो स्ट्रांग है, जो अच्छा ग्रह है, उसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए? नहीं, जो स्ट्रांग ग्रह बैठा है वो आपको सफिशिएंट एनर्जी दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा, जैसे अब सूर्य उच्च का है तो हम नहीं कहते कि आप उसे रूबी पहन लो और रूबी पहन लो, ठीक है, क्योंकि आप रूबी पहनोगे तो आप और एग्रेसिव होगे ना, फायर एलिमेंट है आप में, फायर एलिमेंट और बढ़ेगा तो आप डिस्टर्ब होने लगोगे। तो यहाँ पर बैलेंस कैसे रखना है प्लैनेट्स को, उसकी एनर्जी को, ये एस्ट्रोलॉजी में आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। जी, तो मतलब आपको वीक वाले को मुझे लगता है कि हाँ, परस्यू करना चाहिए। आपको वीक है जो आपका, और वो आपके कोई अच्छे घर का लॉर्ड है, कुछ अच्छा देने वाला है, तो उसे आपको स्ट्रांग करना चाहिए। ओके। अच्छा, अब अभी आपने नाड़ी दोष की बात की, तो आज की डेट में जब आप साइंस की बात करते हैं तो नाड़ी दोष में मान लीजिए किसी कपल को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका बेबी नहीं हो रहा है,
तो आज की डेट में बहुत सारे साइंटिफिक जी हाँ, जी हाँ। IVF आ गया है, हम्म, टेक्नोलॉजी आ गई है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आप परस्यू करिए, और उसकी सक्सेस रेट भी 90-95% से ऊपर है, वो हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप नहीं भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी, तो हम IVF से कर लेंगे? तो प्रॉब्लम क्या आप है? देखो ना आईवीएफ का रेशियो भी कहाँ है। आप देखो कि कोई इंसान जा रहा है आईवीएफ करने तो क्या सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब डेस्टिनी या जब आपकी दशा चलेगी या आपकी भाग्य में संतान है तभी आपको संतान होगा, चाहे आप नॉर्मली करो चाहे आईवीएफ से करो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये भी हम बता सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट से ही संतान की प्राप्ति होगी। ओके। आप अगर सोचते रहोगे कि हाँ नेचुरली हम करें, क्योंकि जब आप हॉरोस्कोप देखते हो तो वहां पर आप लड़के और लड़की दोनों का हॉरोस्कोप देख रहे हो। अगर आपको कहीं एक जगह भी दिक्कत दिख रहा है तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि नहीं आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, आप डॉक्टर से मिलो एक बार, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कतें दिख रही हैं। लेकिन आप वो ट्रीटमेंट कब लो, आपका कब सबसे अच्छा टाइम है कंसीव करने का, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या ये कुंडली देख के पता चल जाएगा कि ये इस हस्बैंड वाइफ में संतान का योग ही नहीं है? ऐसा हाँ, भी कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल ऐसा भी तो होता IVF है। भी कर लेंगे तब भी नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा आपने देखा है? ऐसा, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे वो हॉरोस्कोप में योग देखे। क्या, मैम अगर कोई एग्जांपल से बताना चाहे कि वो क्या योग होता है? देखिए, एक तो शापित कुंडली की योग होती है जहां पर आपके जनरेशंस नहीं बढ़ पाते, ठीक है। दूसरा, अगर राहु आपके पंचम में है और गुरु जो हैं वो कारक होते हैं हालांकि संतान के, लेकिन अगर वो पंचम में बैठे हैं, ये मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है, वहां पर आपको संतान सुख नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो पंचम हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में वो होता है पुत्र, प्रेम और परिणाम। गुरु इतना, जी हाँ, गुरु इतना ज्ञान देते हैं, मतलब इतना ज्ञान में आपको वो कर देते हैं कि आपकी एक चीज जो है वो छीन लेते हैं कि नहीं इसे तो कुछ मतलब अभी एजुकेशन देना है या ये देना है। अब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे मोदी जी का भी पंचम में राहु है, ठीक है। बहुत सारे मेरे नोन हैं और भी लोग, ठीक है। तो कहीं नहीं तो कहीं से एक आपको बहुत तीव्र बुद्धि दे रहे हैं, बहुत एजुकेशन, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन एक सुख भंग हो जाता है। ओके, यही चीज अगर आप मैं पूछूं योगी जी में भी होगी? जी हाँ, है पंचम में उनका राहु है। ओके। तो राहु जब भी पंचम में देखे, ठीक है, गुरु पंचम का हो, तो कभी कभी ये वो कुछ और आपकी दिशा ही कुछ और तय करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि संतान सुख ही सबसे बड़ा सुख है। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि उनको किसी और पर्पस के लिए डेस्टिनी ने चुना है, प्लैनेट्स ने चुना है और उनको वो करना होता है।